ओहो, क्या बात है श्रीवास्तव जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह तैयार आप हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने सजते संवरते हुए देखकर निर्मला जी उन्हें छेड़ते हुए कहने लगी, और नहीं तो क्या भाग्यवान, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी मुझे देख करके सभी मुझे गौतम का बड़ा भाई ही समझते हैं। और सुनिए, आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर जाइए और बढ़िया सा तैयार होकर के आइए। आखिर आज हमारा और हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे खास दिन है, श्रीवास्तव जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और दोनों एक साथ खिलखिला उठे। अपने परिवार के उन खुशी भरे पलों को याद करते करते निर्मला जी की आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल वो अपनी यादों के भंवर से बाहर निकल आईं। कितने जिंदा दिल इंसान थे श्रीवास्तव जी। मेरा ये घर कितना खुशहाल हुआ करता था तब। आज पूरे 2 साल हो गए मेरे बेटे की शादी को। एक वो दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अब तो ये सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। निर्मला जी का बेटा गौतम एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली अनु को पसंद करता था। और खुले विचारों वाले माँ बाप ने भी बिना विरोध किए बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज्यादा वो दोनों और क्या चाहते थे। निर्मला जी, जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थीं। लेकिन वहीं उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो केवल अपने पति के साथ रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और वो इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद वो घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। निर्मला जी की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी बहू अनु को कभी कोई तकलीफ ना हो, और अनु भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोई कोशिश नहीं करती थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन श्रीवास्तव जी रसोई घर में आए और उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला को अकेले काम करते देखा तो बोले, ये क्या निर्मला, आज भी तुम काम में लगी हो? रात को तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा था ना? बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। गौतम बाहर आया तो श्रीवास्तव जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वो घर का काम करे। ये सारी बातें उनकी बहू अनु अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। जैसे ही गौतम अंदर आया तो अनु उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर उनकी बातें सुनकर तुम चुपचाप कैसे आ गए? शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए। नहीं अनु, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। कहते हुए अनु ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। गौतम उसे रोकते हुए बोला, अनु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए अनु ने अलग घर की मांग कर दी। गौतम ने अनु की इस बात को भी स्वीकार कर लिया। अनु के मुंह चाल में गौतम इस कदर फंस चुका था कि उसकी खातिर अपने जन्मदाताओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। ये सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा हो। निर्मला जी बहुत रोईं, बहुत गिड़गिड़ाईं कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगी, लेकिन अनु ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है
और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे के घर से जाने के बाद निर्मला जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थीं। लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद श्रीवास्तव जी को हृदयघात आया और वो ये दुनिया छोड़कर परलोक सिधार गए। अब तो निर्मला जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरी करने के लिए आए थे और उसके बाद वापस अपने घर चलते बने। पिता के जाने के बाद गौतम वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी अनु इस बात के लिए राजी नहीं हुई। निर्मला जी को भी यही लगा था कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वो केवल इतना कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर गौतम अपने माँ बाप से तो अलग हो गया था, लेकिन अनु के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ उनके ही घर में रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो गौतम ने अपनी माँ को फोन करके ये खुशखबरी जरूर दे दी थी। इतनी बड़ी खबर सुनकर निर्मला जी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गईं। जाकर देखा तो वहां अनु की माँ कामिनी जी पहले से ही नन्हे को गोद में लिए हुए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने निर्मला जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वे यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ, आप आ गई? गौतम ने पैर छूते हुए कहा तो निर्मला जी चेहरे पर खुशी लिए हुए बोली, क्यों नहीं आती मैं अपने पोते को देखने? आखिर मेरे बेटे का अंश है वो, और कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए निर्मला जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कामनी जी बोली, अरे अभी तो ये सो गया है, मैं इसे झूले में लेटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप उसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही निर्मला जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी काफी देर तक वो झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रहीं। सोते हुए वो बहुत प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारो समधन जी, नजर लग जाएगी नन्हे को, कामिनी जी ने कहा तो गौतम बोला, चलिए माँ, आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। तभी अनु बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर बेकार भीड़ लगाकर कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही निर्मला जी की आंखों से आंसू बह निकले और वो तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वो काफी देर तक रोती रहीं, लेकिन रह रहकर उन्हें अपने पोते की याद आती। उनका अपने पोते से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, पर वहां कैसे जाएं? इसीलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ गईं और नन्हे गौतम को देखकर सोचने लगीं, मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद गौतम कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन बेटे के जन्म के बाद तो उसने भी आना छोड़ दिया था। एक बार तो निर्मला जी का मन हुआ कि बेटे गौतम को फोन करें और उससे मिलने आने को कहें, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गईं। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही वो बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? हर महीने खर्चे के लिए आपको गौतम पैसा भेजता है, फिर भी आप उन्हें फोन कर करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद निर्मला जी की कभी हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे को फोन करने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? निर्मला जी की किराएदार दिव्या अपने 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आती हुई बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद निर्मला जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और दिव्या भी निर्मला जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। दिव्या उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी,
इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही दिव्या का बेटा निर्मला जी के पास दौड़ा चला आया। उसे देखते ही निर्मला जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगीं और बच्चे को पुचकारने लगीं। ये क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गईं? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दो और वो काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। दिव्या की ये बात सुनते ही निर्मला जी कुछ सोच में पड़ गईं। दिव्या बोली, अच्छा आंटी, एक बात तो बताइए, क्या आसपास यहाँ पर कोई डे केयर है जहाँ मैं यशु को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन यशु को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इस पर निर्मला जी बोली, अरे तो इसमें टेंशन किस बात की है? तुम यशु को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर दिव्या बोली, आंटी, अगर ऐसी बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। दिव्या की बात सुनते ही निर्मला जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। वो बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन क्या आंटी? दिव्या ने पूछा तो निर्मला जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र तो एक नंबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और इस नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में भी कुछ नयापन लाइए। दिव्या की बातों से निर्मला जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। दिव्या फिर बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखिए ना आंटी, मेरे पति देव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएं और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। क्या कहती हो? दिव्या ने इतने अपनेपन से कहा तो निर्मला जी मना न कर सकी। उधर गौतम के एक खास दोस्त मिलन ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। गौतम और अनु को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए, लेकिन मिलन के घर जाने के बाद जो कुछ भी गौतम ने वहां देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। रह रहकर उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब अनु जागी तो गौतम ने कहा, अनु, अब तो आरव 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे ही होगा? तभी अनु बोली, गौतम, अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़ी ना हो जाते होंगे। 1-2 महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। वाह, ये बात तुमने खूब कही। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वो पैसे भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही अनु की भौएं तन गईं और वो तुनक कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो गौतम? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा अनु, लेकिन उन्हें भी तो इतना सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है।
गौतम की बातें उसके सास ससुर के कानों में भी पड़ रही थीं। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही अनु को गुस्सा आ गया और वो खिसिया कर बोली, गौतम, अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन। सुबह सुबह हुई लंबी चौड़ी बहस के बाद गौतम बिना खाना खाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी काम में गौतम का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन गौतम अब भी अलग थलग और गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर मिलन उसके पास आया और बोला, अरे गौतम, आज खाना नहीं लाया क्या? तभी गौतम मिलन के बिल्कुल पास आकर बोला, मिलन, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिलन उसके पास बैठा तो गौतम कहने लगा, कल जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थीं। जहां बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता और रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूँ मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी के अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। पिता की मृत्यु के बाद वहाँ मेरी माँ अकेली रह रही है, और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। गौतम की बात पर मिलन हैरान हो गया और कहने लगा, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वो किसी भी हाल में मानने को तैयार ही नहीं थी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि ये सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने अनु के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो अनु झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन गौतम, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने को दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है। फिर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो वे लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया। इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। नहीं गौतम, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने के बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेगी। अपने दोस्त की बात गौतम को सही लगी। वो उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचा तो उसे आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी आंखें लिए उसने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाए हुए थी। उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। ये दृश्य देखकर गौतम के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। गौतम को देखते ही निर्मला जी अचानक रुक गईं और बोली, तू यहाँ? गौतम ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो निर्मला जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रु धारा बहने लगी। फिर कुछ देर तक रोने के बाद निर्मला जी बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई?
गौतम ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और कहने लगा, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और अब ऐसे लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बन गया हो और उस जाल में मैं पूरी तरह से उलझ गया हूँ, जहां से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। बेटा, ये जाल तुमने खुद बुना है। हमारा एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ, मैं ऐसे घुट घुट कर और नहीं जी सकता। बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रही हैं माँ, सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया है। लेकिन माँ, ये बच्चे कौन हैं? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था, इसीलिए मैंने घर पर ही टेक केयर खोल लिया है। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ दिन अब कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए निर्मला जी कहने लगी। ये बात सुनकर गौतम को बहुत खुशी हुई और वो बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर निर्मला जी मुस्कुरा उठी। शाम तक गौतम ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद निर्मला जी के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। जब गौतम अपने घर वापस लौटा तो अनु कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा आरव पास में खेल रहा था। किसी से कोई बात न करते हुए गौतम अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी अनु गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन गौतम, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी अनु, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप भूल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अनु रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा गौतम, अगर हमारे बेटे बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी नहीं रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए हैं। तभी गौतम व्यंग्य भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा न सही, कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू के जिद के कारण अलग हो गया है। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। अनु, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर गौतम अपने कमरे में चला गया। गौतम की ये बातें सुनकर अनु के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह गौतम के ऑफिस जाने के बाद अनु के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर अनु बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही नहीं हैं और वहां जाकर आपको भाभी की बातें भी सुननी पड़ेंगी। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी अनु के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितनी तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ। आप चली जाएंगी तो हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? अनु ने कहा तो उसकी माँ बोली,
बेटा, ये तुम लोगों की सरदर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से अनु ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो उसने अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना अनु ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, आरब के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी गौतम मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बसानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह रोना पड़ेगा। गौतम की इस बात ने अनु के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वो एक गहन सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और अनु वापस अपने बेटे से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर गौतम से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी आरब को संभालेंगी? ये सुनकर गौतम ने हैरानी से अनु की ओर देखा और बोला, क्या? तुमने अभी क्या कहा? मैं पूछ रही थी कि अगर हम आरब को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? तभी गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, वो परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला हुआ है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज सुबह अपने बेटे को उनके पास छोड़ देंगे और शाम को वापस ले आएंगे। फिर हमें ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। आप एक बार माँ जी से पूछ लो ना। गौतम तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अनु के कहने पर गौतम ने अपनी माँ को फोन किया तो निर्मला जी खुशी से झूम उठी और कहने लगी, ये भी कोई पूछने की बात है? इस बात से तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस रात अनु और गौतम दोनों को सुकून भरी नींद आई और निर्मला जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। बस आंखों में सुबह का इंतजार और अपने पोते को देखने की खुशी बसी हुई थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो निर्मला जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को, आरब को सौंपते हुए गौतम बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर अनु ने भी राहत की सांस ली। कुछ दिनों में आरब अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। अनु ये देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वो अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पांव छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। एक दिन गौतम ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब अनु के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि वो आरब को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वो ड्राइविंग नहीं करती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो? अनु ने कहा तो गौतम बोला, अरे मैं तो कहता हूं कि तुम 1 हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास? अनु कुछ सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, हम आज शाम को ही वहां चलते हैं, आप सुबह वहीं से चले जाना। अनु की इस बात पर गौतम ने उसे गले से लगा लिया और शाम को वे लोग निर्मला जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर निर्मला जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी गौतम ने सारी बात स्पष्ट की तो अनु बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो निर्मला जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, ये घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर अनु बहुत प्रभावित हुई। निर्मला जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और निर्मला जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर अनु सोचने लगी
कि जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दे दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। अब वो भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में गौतम लौट आया तो अनु उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं अनु भी निर्मला जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को अनु के पास उसकी माँ कामिनी का फोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। अनु ने जैसे ही अपनी सास का नाम लिया तो कामिनी जी ये सुनकर दंग रह गईं और इधर दाढ़ी बनाते हुए गौतम भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वो अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि कामिनी जी कुछ बोलती, अनु ने फोन रख दिया। उधर गौतम लगातार अनु की ओर देखा जा रहा था। कहने लगा, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया। हाँ गौतम, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा कर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए अनु किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वो सब निर्मला जी के घर पहुंच गए। जैसे ही निर्मला जी ने दरवाजा खोला तो अनु बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि निर्मला जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर गौतम हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज अनु अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से निर्मला जी का जन्मदिन मनाया। अनु बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए अनु उनके पैरों में गिर गई। निर्मला जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आ गए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। हम लोग अब आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अनु रोते हुए बोली तो निर्मला जी और गौतम को तो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद निर्मला जी के घर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थीं। उनका घर फिर से खुशियों से गुलजार हो चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए।